हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रहता है वो क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन रहती है, किस तरह वो काम करता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। वहां पे मैंने आपको बताया था अगर इस तरह से आपको एक सेल का जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो उसमें से हर एक बीकर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बोला, एक हाफ सेल बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हर एक हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। जैसे इसके अंदर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस जो हमने सॉल्यूशन लिया है ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो हर एक हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन के नेम पे या फिर इस हाफ सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, इसके नाम पे हम एक हाफ सेल का नाम लिखते हैं। इसके बाद मैं बोलता हूं कि आईयूपीएससी का जो हमारा जो कन्वेंशंस है उनके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर आप हमेशा एनोड को लिख के चलोगे। और इस चीज को याद करने के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था। वर्ड क्या बोला था मैंने बोला था अलोन आपको याद रखना है। अलोन की स्पेलिंग तो याद रह जाएगी ना, ALONE। ए का मतलब हो गया एनोड, एल का मतलब हो गया लेफ्ट, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, एन का मतलब हो गया नेगेटिव और ई से हो गया इलेक्ट्रोड। तो आप याद रख सकते हैं एनोड जो रहेगा उसको आप जब भी कोई आपको सेल बनाना होगा उसमें लेफ्ट साइड में बनाओगे। एनोड विल बी ऑन द लेफ्ट। यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रहेगा। इसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिवली चार्ज रहेगा। याद रह जाएगा, इस वर्ड को याद रखो। और इस बार मैंने बोला था कि हाँ, जो हमारी मेटल रहेगी वो कौन सी आप एनोड पे लेके चलोगे, कौन सी कैथोड पे लेके चलोगे, ये कैसे पता चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसको एनोड पे लेके चलते हैं। तो जिंक और कॉपर में ज्यादा रिएक्टिव जिंक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसको राइट में लगा भी दोगे तो भी क्या होगा, तो भी इस पे ऑक्सीडेशन ही होगा। लेकिन आईयूपीएससी जो हमारे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जब आप सेल का रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे तो वहां पर एनोड को लेफ्ट में दिखाएंगे। इसी तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने पे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, तो वहां पर जो सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको इस सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो वहां पर भी आप पहले लेफ्ट में एनोड को लिखोगे और राइट में लिखोगे कैथोड को, और इन दोनों को डबल वर्टिकल लाइन से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हर एक जो हमारा जो ये पार्ट जो रहेगा, हाफ सेल जो रहेगी, इसको बोला जाएगा एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। इसी तरह इनको जिंक हाफ सेल या कॉपर हाफ सेल भी बोला जा सकता है। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो लेफ्ट में है, और राइट के अंदर जो दिखा रखा है वो क्या होगा आपका राइट, जो रिडक्शन हाफ सेल बोला जाएगा। अगर सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है वो चीज देख लेते हैं। जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। जिंक का होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, तो जिंक हमारे पास सॉलिड स्टेट में रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव एक्वस के अंदर। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है कहां पर, कैथोड के ऊपर, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस होंगे एक्वस फॉर्म में और वो कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। यानी कि यहां से जिंक कटने लगता है, वहां पे कॉपर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। कुछ इस तरह की रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो ये जो हो जाती है इसको बोला जाएगा, ये हो गई सेल की रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, यहां तक का मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा सेल पोटेंशियल के बारे में। अपने टर्म सुनी होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, इसके अलावा ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोला जाता है। इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस आप पढ़ने वाले हो सभी की सभी रेडॉक्स रिएक्शंस रहने वाली है। इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें साथ साथ हो रही होंगी। रेडॉक्स का मतलब यही होता है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर पूरी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इन दोनों का मतलब भी समझ लो क्या होता है। इसको हटा रहा हूं मैं। ऑक्सीडेशन जहां पे होता है उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रह जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब क्या हुआ, मेटल पहले जीरो स्टेट में थी वो पॉजिटिव स्टेट में चली, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें साथ साथ होंगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
ऑक्सीडेशन को मैंने क्या बोला है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ गए होंगे कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, यहां पे लिखता हूं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद इन दोनों चीजों से आपको क्या बताना चाह रहा हूं, देखो अगर मैं बात करता हूं कि हम अगर कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं, जैसे ये रखा हुआ है, इस पूरी चीजों को हटा देता हूं, लिखता हूं केवल और केवल कॉपर सल्फेट और ये कॉपर की रोड। अगर केवल इतना सेटअप दिया होगा कि सारी चीजें वो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता होगा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रोड रख दी जाए तो क्या होता है, या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रोड रख दी जाए तो क्या होता है। इस तरह क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपसे, आपने आंसर भी दिया होगा इनका। मैं आपको बोलता हूं कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, और इसके अंदर कॉपर की ही रोड आपने रखी हुई है, बताओ क्या होगा, यहाँ पे कोई चेंज होगा या नहीं होगा। क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन होगी, नहीं होगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। कब होती है रिएक्शन, रिएक्शन जब होती है जब कोई रिएक्टिव मेटल हम यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन वो इस तरह से हो रहा है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा है कोई चेंज हो रहा है। अच्छा, कोई पूछे कि क्या चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ चेंज बता रहा हूँ क्या चेंज हो रहा है। देखो, जब भी आप किसी भी मेटल की रोड को क्या रखते हो, किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर रख देते हो, किसी एसिडिक बेसिक या सोल्ट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब भी आप रखते हो, तो वहां पर टेंडेंसीज होती है कि मेटल जो है भाई वो कटना स्टार्ट हो जाएगी। मेटल कटने का मतलब क्या है कि मेटल सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगी, अब वो एक्वस सॉल्यूशन आने लग जाएगी। यानी एक तो चीज ये हो सकती है, पहली चीज मैं लिख रहा हूं कि ये जो मेटल के एटम्स है यहाँ पर, ये कट के कहां आने लग जाएंगे, सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे। हालांकि ऊपर वाले जब तक भीगेंगे नहीं तब तक नहीं आएंगे, ठीक है। चलो इनको हटा ही देता हूं, कंफ्यूज मत होना कि हर जगह से आएंगे। जो पार्ट इस सॉल्यूशन के टच में है वहां से कॉपर के एटम्स इस सॉल्यूशन के अंदर आना चाहेंगे। तो पहली टेंडेंसी तो ये हुई कि कॉपर जो है वो किस में कन्वर्ट होना चाहता है, कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहता है, इस सॉल्यूशन के अंदर आना चाहता है। और साथ साथ एक टेंडेंसी ये भी होगी कि यहाँ पर जो कॉपर 2 पॉजिटिव के आयंस है, Cu2 पॉजिटिव के आयंस है, वो इस रोड के ऊपर डिपॉजिट होना चाहते हैं। दूसरी टेंडेंसी क्या होगी कि जो भी आपने सॉल्यूशन ले रखा है उसमें से जो मेटेलिक पार्ट होगा या फिर जो गैसियस पार्ट इवॉल्व हो सकता है, उसके अपनी जो नॉर्मल स्टेट रहेगी उसके अंदर जाने की टेंडेंसी रहेगी। यानी कॉपर 2 पॉजिटिव जो रहेगा एक्वस फॉर्म में जो है अभी, वो जाना चाहेगा किसके अंदर, कॉपर सॉलिड फॉर्म के अंदर। ये दोनों ही चीजें होने की टेंडेंसी है। अगर देखा जाए तो इनमें से एक ऑक्सीडेशन है, दूसरा रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, और अगर इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये रिडक्शन हो जाएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुन लो, जब भी आप किसी भी मेटल रोड को, चाहे आप जिंक को जिंक सल्फेट में रखो, कॉपर को कॉपर सल्फेट में रखो, जिंक को कॉपर सल्फेट के अंदर रखो, तो यहां पर क्या रहता है, 2 टेंडेंसी रहती है। टेंडेंसी क्या रहती है कि जो रोड है वो रोड कट के उसमें से एटम्स एक्वस फॉर्म के अंदर आ जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर आयनिक फॉर्म के अंदर जो हमें मिला हुआ है सॉल्यूशन, उसमें से आयंस इस रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। इन दोनों की ही टेंडेंसीज रहती है। पहली चीज क्लियर। अब इनमें से जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी वो काम हो जाएगा। अगर यहां पर मैं बोलता हूं कि आपको यहां पर रखी हुई है भाई जिंक की रोड रखी हुई है, किसकी रोड रखी हुई है, जिंक की रोड रखी हुई है, और उसको यहां पे रखा हुआ है, तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक की टेंडेंसी एक्वस फॉर्म के अंदर जाने की ज्यादा है, तो जिंक जो रहेगा वो क्या बना लेगा, वो बनाएगा Zn2 पॉजिटिव। वो क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव बनाएगा। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसके अंदर कॉपर सल्फेट अकेले अकेले अलग अलग घूमते रहते हैं, आयंस जो रहते हैं वो अलग अलग घूमते रहते हैं। इनमें से जिंक 2 पॉजिटिव जो है वो इस सल्फेट 2 नेगेटिव साथ मिल जाएगा, क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। कॉपर जो रहेगा वो जो रहेगा, अब देखो यहां से अगर जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी छोड़ रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कॉपर के पास जाएंगे, और कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसका इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर रखा है, तो यहां पे भी वही दोनों टेंडेंसीज हैं, लेकिन ऊपर भी कॉपर है नीचे भी कॉपर है, दोनों की टेंडेंसीज इक्वल होगी। तो यहां पर जितना कॉपर कट के नीचे सॉल्यूशन में आ रहा है उतना ही सॉल्यूशन में से यहां पे डिपॉजिट होता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया कि यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें लग ही नहीं रही कोई रिएक्शन हो रही है, अदरवाइज हर केस में रिएक्शन होती है। देखो ये जो पार्ट बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हटा देता हूं मैं आपको क्या बोला है, जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक इलेक्ट्रोड रखते हैं तो वहां पर 2 तरह की टेंडेंसीज होती है कि उस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, दोनों की ही टेंडेंसीज है।
जिसकी होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, टेंडेंसी वर्ड को बहुत ध्यान से समझ लेना, जिसके होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी वो काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर भाई जिंक जो है वो सॉल्यूशन के अंदर आ सकता है, सॉल्यूशन से जिंक मेटल के ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सरफेस के बीच में ना एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। जो हमारी मेटल है और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जिंक यहाँ से कट के सॉल्यूशन में आ रहा है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, और जिंक 2 पॉजिटिव अगर यहाँ से वहां जा रहा है, मेटल की रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। तो इस सरफेस के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, इस इंटरफेस के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। किस किस बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या वर्ड बोला है मैंने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करेंगे इसको, ई से डिनोट करेंगे। और जिस तरह का प्रोसेस हो रहा होगा उस तरह से हम लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल अगर आपको लिखना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आपको लिखना है तो ये इक्वेशन है, इस तरह लिखेंगे, ई Cu2 पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल यहाँ पे लिख देंगे जो भी रहेगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो हम लिखेंगे E Cu2 पॉजिटिव टू Cu। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, 2 पॉजिटिव से 0 स्टेट के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे। मेजर किया जाता है इसको वोल्ट के अंदर। किसमें मेजर किया जाता है, वोल्ट में मेजर किया जाता है। पहली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको मेजर करते हैं वोल्ट्स में, ई से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, इसको हम कहीं यूज नहीं करेंगे। अगर ये दिया भी हुआ है तो भी इसको यूज नहीं करना है। किसको यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करना है। तो याद रख लो, जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ये क्या है, ये है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है ये है रिडक्शन पोटेंशियल। याद रह जाएगा। बहुत ही अच्छी बात बताई मैंने। क्या बताया आपको कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात हो रही है, तो एक्चुअल में वहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात हो रही है, ठीक है। अब अगर कहीं पे भी लिखा मिलता है इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इतना है, तो इसका मतलब वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। काम तो दोनों हो सकते हैं। अब आपको सीधा सीधा बोल दे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इसका इतना है, तो आपको क्या पता वहां पे ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल होने की टेंडेंसी दी है या फिर रिडक्शन होने की टेंडेंसी दी है। तो वहां पर हमें दी जाती है रिडक्शन होने की टेंडेंसी। क्लियर। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, डेफिनेशन बता दी है, किससे डिनोट करते हैं, किस तरह लिखा जाता है, वो चीज बता दी है। और ये बता दिया है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो रहेगा उसी टर्म को हमेशा यूज किया जाएगा। हटा दो इसको एक बार, ठीक है। देखो भाई, अब अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे भी दिया, तो मैंने बोला है उसको यूज नहीं करना है। तो अगर वो दे भी दिया तो उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देख लो कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं बोलता हूं कि मान लेते हैं कि किसी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मान लेते हैं मेटल थी, वो मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट होगी, एन पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट होगी। उसका पोटेंशियल आपको दिया हुआ है कितना, 0.1 वोल्ट अगर आपको दिया हुआ है। एक ऐसे अज्यूम करके चल रहे हो, अगर आपको ये पोटेंशियल दिया हुआ है तो इसको देख के पता चल गया कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा हुआ है। कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब भी हम कोई कैलकुलेशन करने वाले हैं, जब भी कोई न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जब भी कोई कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इसको हम यूज नहीं करेंगे। किसको यूज करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। रिडक्शन कैसे होगा, अगर इसको मैं लिख देता हूं एन पॉजिटिव से ये मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, अब तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा जाता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था ना, उसके आगे नेगेटिव लगा दो बस। क्या लगाना, उसके आगे नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये नेगेटिव 0.1 वोल्ट। ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना पूछ लिया जाए तो कैसे करोगे, उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। ये दूसरे के क्या रहते हैं, बस ये -1 से मल्टीप्लाई करना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसको नोट करो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया जाता है, इफ वी आर गिवन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट
of any electrode electrolyte combination, then we can also calculate the reduction potential. Clear? इसको नोट करो, इसको हटा रहा हूं फिर मैं। देखो भाई, अब इस चीज को यूज कैसे किया जाता है। जब हम बात करते हैं एक सेल की, तो सेल का कहाँ यूज कर रहे हैं हम? सेल का यूज कर रहे हैं आप लाइट जनरेट करने के लिए, कोई रेडियो चलाना है, कोई आपको रिमोट यूज करना है, वहां भी यूज कर रहे हैं। कुल मिला के हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है, उसके लिए हम सेल का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इस सेल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसकी वोल्टेज अगर अच्छी हो तो वो हमारे काम का रहेगा। तो इससे जो प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वोल्टेज जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में, यहीं से एक चीज आ जाती है सेल पोटेंशियल। क्या आ जाती है? सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा सेल पोटेंशियल। क्या होता है सेल पोटेंशियल? ये होता है सेल का पोटेंशियल, नाम से तो यही लग रहा है। कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, यहां पर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोल दिया कि यहां का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा पोटेंशियल ऑफ किसका? Zn2 पॉजिटिव टू Zn। इसको इस तरह लिख सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखा है, क्या लिखा है? रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। बेशक यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा हो, फिर भी क्या लिखेंगे? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चल रहा है। क्लियर? इसी तरह से यहां पर भी तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्या होगा? उसको ऐसे लिखेंगे, उसको लिखा जाएगा ECU2 पॉजिटिव टू Cu। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इन दोनों हाफ सेल्स के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है? इसका कुछ पोटेंशियल आया, इसका कुछ पोटेंशियल आया। इनमें से जिसके पोटेंशियल में डिफरेंस, जिसका पोटेंशियल कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। पहले पॉजिटिव नेगेटिव बात कर लेता हूं मैं। मान लिया आपको दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, सम वोल्ट इनकी दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। अब किसी एक जगह पे तो साइन आपको पॉजिटिव में दिया जाता है, किसी एक जगह पे नेगेटिव में दिया जाता है। इसका मतलब क्या होगा? देखो, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे रिडक्शन हो सकता है, वहां पे रिडक्शन ही होगा। ठीक है, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। और अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा और वो नेगेटिव में आया हुआ है, नेगेटिव में आया मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? ये दो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मान लेते हैं कि किसी मेटल का इलेक्ट्रोड मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपको गिवन है। फॉर एग्जांपल कॉपर के केस में वैल्यू गिवन है 0.34 वोल्ट गिवन है आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस केस में रिडक्शन होगा, क्योंकि यहां पे साइन कैसा है? पॉजिटिव है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव रहता है किसी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम का, तो वहां पर उस पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। इस यहां पे अगर मैं जिंक का लिखता हूं तो वो आता है -0.76 वोल्ट। कितना आता है? -0.76। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये रिडक्शन नहीं करना चाहता, हमने करके लिखा हुआ है बस रिडक्शन पोटेंशियल इस तरह से, क्योंकि हमें रिडक्शन यूज करना है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल ही बोला जाता है जनरल लैंग्वेज के अंदर। लेकिन एक्चुअल में जो रिडक्शन होने के चांसेस है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाए तो वो क्या होगा भाई? उसको लिख सकता हूं Zn2 पॉजिटिव, और कैसे लिखते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0.76 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा आया? पॉजिटिव आया। तो याद रख लो, जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उसका रिडक्शन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा उसका रिडक्शन नहीं होगा, उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि पूरा सेल तो भाई इन दोनों हाफ सेल से मिलकर बना हुआ है। यहां पर किसी एक जगह पे ऑक्सीडेशन होना चाहता है, किसी एक जगह पे रिडक्शन होना चाहता है ना? किसी एक जगह पे ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, किसी दूसरी जगह पे ऊपर रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है। ओवरऑल जब आप इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल था। जब सेल पोटेंशियल की बात करोगे तो यहां पर भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है एक्चुअल देखा जाए तो। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं जो सेल पोटेंशियल रहेगा उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा ई सेल। उसको कैसे डिनोट करेंगे हम? ई सेल। और ये सम वोल्ट आएगा। ठीक है, अगर आपको किसी सेल के दोनों हाफ सेल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाए, रिडक्शन पोटेंशियल पता चल जाए, तो आप उस पूरे सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला लिख लो इसके लिए। फॉर्मूला होता है, अगर ई सेल निकालना है तो हम लिखेंगे जो हमारा कैथोड है, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लो।
कैथोड कौन सा होगा, जिंक और कॉपर वाले में से कॉपर का होगा, उसको लिख लिया 0.34 वोल्ट। और उसमें से माइनस कर दो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, -0.76 वोल्ट। ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। कितना हो गया आंसर भाई इसका, इसको ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा 0.11 वोल्ट। ठीक है। और जो फाइनल आंसर आता है, जो सेल पोटेंशियल आ रहा है हमारा, उसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर पॉजिटिव आ रहा है आंसर तो इसका मतलब सेल काम करेगा और इतने वोल्ट हमारी वोल्टेज जो रहेगा वो क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आई तो इसका मतलब इसको इतनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, ये काम नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर आपने इस तरह कोई सेल बना दिया है जिसके अंदर आपने क्या कर लिया है, कैथोड जो था वो किसी ऐसे मेटल का आपने यूज कर लिया है जिसका रिडक्शन नहीं हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो सेल काम कर जाएगा, लेकिन आपका अजम्पशन करते हैं कि ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, रिडक्शन कहां पे हो रहा है, कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। ठीक है। तो इस तरह याद रखना है कि जो हमारा सेल पोटेंशियल रहता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, उसी कंडीशन में ही सेल क्या करता है, काम करता है। तो यहां पे लिख देता हूं, सेल पोटेंशियल जो रहेगा भाई, अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब सेल जो रहेगा वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है। सेल कैसा है, वर्किंग में है। ठीक है। पॉजिटिव ई सेल, इसका मतलब सेल वर्किंग कंडीशन में है। इन दो तीन चीजों को नोट करो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। हो गया भाई, हटा दो इसको। देखो अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो भी सेल दिया हुआ है उसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ था, मेटल तो प्योर ले रखी है, इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है कॉपर सल्फेट का या जिंक सल्फेट का, इनकी कंसंट्रेशन को चेंज किया जा सकता है क्या? हमेशा इतने ही वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी? अगर यहां पर जो कंसंट्रेशन है उसको कुछ और लेके चलते हैं, अभी तो मैंने बताया ही नहीं कितनी लेके चल रहे हैं, अभी तो हमने अपनी मर्जी से लेके चल रहे हैं। ठीक है। और ये अज्यूम कर लिए कि इतनी वैल्यूज होती है, कि इतनी वैल्यूज होती भी है कि नहीं होती है। अगर होती है तो कितनी कंसंट्रेशन लेके चले कि इतना हमारे पास वोल्टेज आ जाए। तो देखो जो वैल्यूज मैंने ली है ना, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज ली है। स्टैंडर्ड वैल्यूज कहां से आई है वो देख लो। मैं बोल रहा हूं कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट लेके चल रहे हो, जो इलेक्ट्रोलाइट लेके चलोगे उनके लिए कुछ कंडीशंस है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को मैं स्क्वायर ब्रैकेट से लिख रहा हूं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, एक्टिव मास। ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन है कि इसकी हमें लेके चलनी है कितनी, 1 मोलर। इसकी मोलरिटी कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। तो यहां पे लिख देता हूं कि ये कितना है, ये 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट में कितना लेके चल रहे थे हम यहाँ पे, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लेके चल रहे थे। मान लेते हैं कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जहां पर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो प्रेशर भी देखा जाएगा। फिर वहां पे प्रेशर कितना लेके चलेंगे, प्रेशर आपको लेके चलना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी बाहर से कोई प्रेशर हमें अपनी तरफ से नहीं लगाना है, जो प्रेशर लगा हुआ है बाहर से बस वही लग रहा है। ठीक है। बस ये रहना चाहिए कि क्लोज्ड हमारा वेसल रहना चाहिए, सिस्टम कैसा रहेगा, क्लोज रहेगा। एक और चीज, टेम्परेचर कितना लेके चले, टेम्परेचर लेके चलेंगे रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। अगर इन कंडीशंस को फॉलो करके आप कोई सेल बनाते हो, अगर इन कंडीशंस को फॉलो करके हम कोई सेल बनाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं, तो जो वैल्यूज आएगी उनको स्टैंडर्ड वैल्यूज बोला जाएगा। उनको क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यूज। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मैंने लिखे हुए हैं, ये एक्चुअल में क्या है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है। ठीक है। इसी तरह से जो सेल पोटेंशियल आया ये भी क्या है, ये भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर इनके अलावा कोई और कंडीशन लेके चले तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड जो वैल्यूज है उनको किसी भी आर्बिट्रेरी वैल्यू से अगर मैं कंपेयर करता हूं, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो याद रखना है आपको कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज रहती है उनको लिखते टाइम, उनका जब नोटेशन लिखते हैं तो वहां पर हम ऐसे नोट लगा देते हैं ऊपर, ई नोट वैल्यू है ये। ई नोट अगर लिख दिया है इसका मतलब ZnSO4 जो रहेगा या जिंक का जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर कंडीशन है। ठीक है। अगर आपने यहां पे नोट लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहां पर भी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है। टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन है। प्रेशर कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है। इसका प्रेशर का जो सिग्निफिकेंस रहेगा वो तभी रहेगा जब गैसियस कोई प्रोडक्ट या रिएक्टेंट रहेगा इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते हैं ई नोट वैल्यूज।
इसके बाद अगर आपको सेल पोटेंशियल निकालना है तो आप यहाँ पे ई नॉट वैल्यूज गिवन है, अगर आपको ये ई नॉट वैल्यूज गिवन है तो जो सेल पोटेंशियल आएगा वो भी क्या रहेगा, ई नॉट सेल आएगा, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन आपने अदर देन 1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.12 मोलर, 0.01 मोलर, 0.001 मोलर, 0.05 मोलर, कुछ भी अगर कंसंट्रेशन रखते हो 1 मोलर अगर नहीं है तो फिर आप ये नॉट वैल्यूज यूज नहीं करोगे। क्लियर हो गया इतना? तो अब पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो आपको याद रखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहेगा, बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज यूनिटी 1 मोलर। क्लियर? यूनिटी लिख सकते हो, 1 मोलर लिख सकते हो, इसको क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। और ये क्या हो गया, ये आया है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी इतना पोटेंशियल कब जनरेट करेगा ये सेल, जब आप कंसंट्रेशन यहाँ पे 1 मोलर लेके चलोगे, टेंपरेचर कितना लेके चलोगे 298 केल्विन रूम टेंपरेचर लेके चलोगे। क्लियर है? तो सेल पोटेंशियल हो जाता है। अब देखो हमें ये वैल्यूज कहां से मिल रही है, हमें कैसे पता चला कि इसका पोटेंशियल होने की टेंडेंसी इतनी है, तो इसके लिए भी हम एक रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड रहता है उसको लेके चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आपको किसी चीज का मास मेजर करना है तो उसके लिए भी आपने एक रेफरेंस मटेरियल बनाया है, ठीक है। 1 kg का भी एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया प्लेटिनम इरिडियम मेटल का, उसको 1 kg माना गया, उसके जितना मास किसी का भी मिलेगा उसको क्या बोलेंगे 1 kg, उससे डबल है तो 2 kg है। हमने क्या किया, हर एक चीज के लिए क्या बनाया, रेफरेंस बनाए हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोड्स के जो हमारे पोटेंशियल है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनको मेजर करने के लिए हमने रेफरेंस बना रखा है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, इनके अंदर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड गुड बाय।